गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूमि संसाधन का वर्गीकरण यानी स्वामित्व के आधार पे भूमि को किस तरह से बांटा गया है, कितने प्रकार से बांटा गया है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, भूमि संसाधन का वर्गीकरण। तो पिछले क्लास में भी हम लोग भू उपयोग का निर्धारण करने वाले तत्व के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, भू उपयोग का निर्धारण करने वाला तत्व में क्या क्या प्रमुख था? स्थलाकृति, आर्थिक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, अन्य कारक में वो जैसे मृदा की उपजाऊ की क्वालिटी था, फिर उसकी गुणवत्ता के बारे में, उपलब्धता के बारे में, जलवायु के बारे में, ऐसे बहुत सारे जो भू उपयोग को निर्धारण करने वाले तत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे विस्तार से। ठीक है, तो आज हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। भूमि संसाधन का वर्गीकरण यानी भूमि को किस तरह से बांटा गया है, किसके आधार पे बांटा गया है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, दिया हुआ है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है निजी भूमि और एक है सामुदायिक भूमि। जैसे कि हम देखते हैं, भूमि को कुछ गवर्नमेंट वाला होता है और कुछ मतलब निजी भूमि होता है। ठीक है, यानी कुछ सरकारी ज़मीन होता है और कुछ सामुदायिक भूमि। तो देखो, निजी भूमि का उपयोग व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए किया जाता है, उसको हम लोग निजी, जो अपना ज़मीन होता है, ठीक है, उसको हम लोग निजी भूमि कहते हैं, ये तो जानते हो। हाँ, सामुदायिक भूमि में देखो क्या होता है। सामुदायिक भूमि का उपयोग समुदाय के सम्मिलित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे गांव में हम लोग देखते हैं, शहर में देखते हैं, कुछ सामुदायिक भूमि होता है जो सरकारी टाइप का होता है और सरकारी ज़मीन होता है जिसमें सभी का उपयोग करने का समान अधिकार होता है। जैसे कहीं पर पंडाल लगना देखते हो, ऐसे ज़मीन रहता है, ठीक है, जिसमें समुदाय के सभी लोग उस ज़मीन का उपयोग करते हैं विभिन्न तरह का फेस्टिवल करने में। ये टाउन या नगर निगम में होता है, जबकि गांव में भी ऐसे कुछ सरकारी ज़मीन होता है जिस ज़मीन पे कोई भी काम होता है तो आदमी अपना अनुरूप कर लेता है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं सामुदायिक भूमि में जैसे सरकारी ही होता है, जो सरकार का ज़मीन होता है, लेकिन आम आदमी उसका उपयोग करता है, जैसे फलों, सब्जियों और अनाज भंडारण के लिए। ठीक है, तो ये सरकारी ही है। जैसे ये हम लोग का खाद्य भंडारण जहाँ पर किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर सब फलों, सब्जियाँ, अनाज का भंडारण होता है। ठीक है, यानी बाजार वाला जो भी भूमि होता है। सामुदायिक भूमि को हम लोग सार्वजनिक या साझा संपत्ति संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो वैसे कुछ होता है, हम लोग देखते हैं जैसे जहाँ पर फल, सब्जी, अनाज भंडारण के लिए रखा जाता है। सामुदायिक भूमि को और क्या कहा जाता है? सार्वजनिक भी और साझा संपत्ति भी। तुम लोग और भी सुने हो, जैसे फल, सब्जी, अनाज का जहाँ पर भंडारण किया जाता है उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में भी हम लोग देखते हैं खासकर कि विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, अनाज भंडारण किया जाता है। फिर ये जैसे एफसीआई गोदाम, ठीक है, जहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से जो एफसीआई बनाया गया है, जहाँ पर खाद्यान्न चीज़ को रखा जाता है और उसी को गवर्नमेंट क्या करती है, विभिन्न जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है और पीडीएस के सिस्टम से चावल, गेहूँ और विभिन्न प्रकार के जो भी खाद्यान्न सामग्री गवर्नमेंट की तरफ से सहायता के रूप में मिलती है। ये सब क्या होता है? सामुदायिक यानी सार्वजनिक, जिसको गवर्नमेंट वाला होता है, जिसमें सभी का अधिकार तो होता है, लेकिन उसका हैंडलिंग अपना आवश्यकता अनुरूप आदमी उसी जगह पर सामान रखते हैं। तो सामुदायिक भूमि को हम लोग सार्वजनिक तौर पे और साझा संपत्ति संसाधन के रूप में भी जानते हैं। उसमें उपयोग करने का खास तौर पर, ठीक है, क्या है? उपयोग करने का खास तौर पर आम जनता का अधिकार रहता है। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन उसमें किसी एक व्यक्ति पर अधिकार नहीं होता है, वो सार्वजनिक तौर पे होता है। अब देखो, यहाँ पर आ गया भूमि संरक्षण। तेजी से बढ़ती जनसंख्या की आवासीय व अन्य जरूरतों को पूरा करने के कारण उपयोग का ढांचा तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों को काटकर सड़क, रेल मार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। घने वन जंगलों को
क्या कर जा रहा है, स्थान पर मानव बस्तियां ले जा रही है। ठीक है, तकनीकी विकास के कारण मरुभूमि कृषि योग्य बनाई जा रही है। तो आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार भूमि को संरक्षण करते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या हम देखते हैं, दिनों दिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसके आधार पे हम मानव जाति के लिए ज़रूरत की चीज़ें भी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, के कारण भू उपयोग का ढांचा तेजी से बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जंगल है, वन है, उसको काट कर हम लोग क्या करते हैं, रेल मार्ग बनाते हैं, सड़क मार्ग बनाते हैं, शहर बसाए जाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कृषि योग्य जमीन बनाते हैं। जहाँ पर मरुभूमि है वहाँ पे खेती योग्य जमीन बना रहे हैं। ये सब क्यों? ये सब टेक्नीशियन के माध्यम से हो रहा है। अब देखो कृषि उपयोग और निर्माण क्रियाकलापों में किस तरह से हम लोग किए हैं। कृषि उद्योगों और निर्माण क्रियाकलाप में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण भूमि संसाधन का अत्यधिक भार बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कृषि के साथ विभिन्न उद्योग और निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन की जो तेजी से वृद्धि हो रही है, इसका कारण कि भूमि संसाधन का अत्यधिक भार बढ़ रहा है। यानी पहले जितना उपयोग होता था उससे ज़्यादा अभी भूमि संसाधन का उपयोग बढ़ गया है। ये क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ये भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फलस्वरूप भूमि का निम्नीकरण यानी भूस्खलन, मृदा अपरदन, भूमि प्रदूषण आदि समस्याएं बढ़ गई। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भूस्खलन, भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है? क्यों निम्नीकरण में वही होता है कि अनुपजाऊ होते जा रही है। साथ ही साथ क्या होता है, जब मिट्टी को काट के ले जा रहे हैं तो मिट्टी का जो ऊपरी भाग ह्यूमस होता है वो चला जाता है। फिर क्या होता है कि पेड़ पौधे जंगल काटने के कारण जो क्या हो जाता है, काट देने के कारण जो मिट्टी के जकड़ के रखता है पेड़ पौधे के रूट के द्वारा, वो भी पूरा फ्री हो जा रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी आंधी तूफान वायु आता है, बारिश होती है, तो भूस्खलन की पहाड़ी इलाका में खतरा रहता है। फिर देखते हैं मृदा का अपरदन, मिट्टी का ऊपरी परत कट जाना। फिर देखो भूमि प्रदूषण, भूमि में प्रदूषण होता है। जैसे जैसे आदमी बढ़ रहा है, उसकी उपयुक्तता के बढ़ रहा है, तो जितने सारे जो कचड़े होते हैं वो भूमि में जाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले कचड़े पानी निकलते हैं, विभिन्न कूड़े कचड़े को हम लोग जमीन में डाल देते हैं, तो उसमें भूमि का प्रदूषण समस्याएं आदि बढ़। इसके साथ साथ देखो यही नहीं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब भी होता है। एक साथ बहुत सारी समस्याएं हम लोगों की उत्पन्न हो जाती है। आवश्यक इस बात की है कि योजनाबद्ध तरीके से भूमि का सदुपयोग किया जाए ताकि कम लागत व श्रम की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके। तो यही तरीका, योजनाबद्ध तरीका से इसको करना है ताकि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो और हमें अपने पर्यावरण को बचाते हुए भूमि को सही तरह से यूज करना चाहिए, ताकि भूमि का जो क्या होता है, भूमि का जो प्रदूषण होता है उसको भी कम किया जा सके। कम लागत और श्रम की उपयोगिता, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पेड़ पौधा को भी सही सलामत, मतलब कुछ पेड़ पौधे काटे तो कुछ को हमें लगाना ही चाहिए, ताकि दिनों दिन ये समस्या न आए, आने वाला दिन की वायु प्रदूषण की समस्या भी हमें झेलना पड़े। आज हम लोग देख रहे इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया कोरोना। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ दिन पहले की बात है कि किस तरह से पूरा ऑल इंडिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। तो ये सब क्यों? आज हम पर्यावरण को यदि सही ढंग से बना के रखते, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं काटते या सभी कोई पेड़ पौधे लगाते, तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। लेकिन देखो, पहले हम लोग पानी खरीदना स्टार्ट किए, आज हमें ऑक्सीजन भी खरीदने की न बता रही थी। ये सब स्थिति हम मानव की ही दुर्व्यवहार के कारण, पर्यावरण के साथ छेड़खानी के कारण ही ये सब हो रहा है। तो सभी को पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे को लगाएं। ऐसा नहीं कि कहीं भी पेड़ पौधे लगाएं, अपने घर के अगल बगल जहाँ भी ऐसे ज़मीन हो जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, ताकि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें। साथ ही साथ उसमें हमें फल भी मिलेगा। ठीक है, फलदार वृक्ष, फलदार पौधे लगाएंगे, फल मिलेगा। बाकी ऐसे कुछ तो भूमि को भी क्या करेगा, मृदा अपरदन से भी रोकेगा, शुद्ध वायु मिलेगा। एक पेड़ लगाने से हमें कितना सारा बेनिफिट मिलता है, घर के अगल बगल लगने से छाया मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये स्थिति को देखते हुए भी हम आदमियों को ये जरूर समझ लेनी चाहिए,
कसम खानी चाहिए कि पेड़ पौधे को हम लगाएं, पेड़ पौधे को काटे नहीं। आज हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट पेड़ पौधे काटते जाती है लेकिन प्लांटेशन नहीं करती। तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आज भुगतना हो रहा है कि हम लोगों को ऑक्सीजन प्लांट का लगाना पड़ रहा है और इसके सप्लाई के लिए ऑक्सीजन बनाना पड़ रहा है केमिकली रूप से, जबकि हमें नेचुरली रूप से ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए हमें पेड़ पौधा को बचा के रखना चाहिए ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण से ही ऑक्सीजन मिले। तुम लोग देखे होंगे पेपर, पत्रिका, न्यूज, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब में भी किस तरह के, कुछ दिन पहले की बात है, मई का फर्स्ट सेकेंड वीक में ऑक्सीजन की किस तरह से किल्लत हो गई थी। तो ये सब समस्या को देखते हुए हमें पेड़ पौधा और पर्यावरण को बचाने का ज़रूरत है। उसमें साथ साथ देखो भूमि, सभी एक साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। इसके लिए चीन एक अच्छा उदाहरण है। चीन की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। हम सब जानते हैं कि चीन की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। यह सही है कि उसका क्षेत्रफल भी अधिक है, किंतु चीन की पठारीय स्थलाकृति के कारण वहाँ की अधिकांश भूमि कृषि योग्य नहीं है। वहाँ के लोगों द्वारा सुनियोजित भू उपयोग के कारण ही चीन का खाद्य समस्याओं का विजय प्राप्त। तो देखो इसका एग्जाम्पल आज हम देखते हैं कि चीन में जिस तरह की हम जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी आज अपने किस तरह से खाद्यान्न आपूर्ति को लेके वो सबको वो क्या किए, पूरा कर। तो देखते हैं कि जिस तरह से चीन की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, सही है कि उसका क्षेत्रफल भी अधिक है, किंतु चीन की पठारी स्थलाकृति के कारण वहाँ की अधिकांश भूमि कृषि योग्य नहीं है। वहाँ के लोगों द्वारा सुनियोजित भूमि का उपयोग के कारण आज चीन का खाद्य समस्या, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी आज उसके खाद्यान्न में, खाद्य पूर्ति में कमी नहीं है और भूखमरी से वो लोग ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज लोग, चीन के लोगों का जो भूखमरी की समस्या समाप्त हो जा चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का भूमि का जो भी भूमि है उसका उपयोग सही ढंग से चीन की गवर्नमेंट करती है। आज देख लो खाद्यान्नों पर वो खाद्य समस्या पर विजय प्राप्त कर ली है। भूमि की सुनियोजित उपयोग ही भूमि संरक्षण है। हम सब जानते हैं कि भूमि का सही तरह से यूज करना ही भूमि संरक्षण है। सुनियोजित भूमि उपयोग करने तथा भूमि के निम्नकरण को रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि भूमि का उपयोग किए बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूमि का सुनियोजित बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना ही भूमि संरक्षण कहलाता है। क्योंकि बेकार, जैसे हम लोगों के यहाँ पर देखते हैं कि ज़मीन किस तरह से कहीं बेकार पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ है, वहाँ पर कचरा दे देते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ को हम लोग सही ढंग से नहीं करते हैं, जिस कारण से जो भूमि खाली पड़ा हुआ है सो पड़ा हुआ है। जिस भूमि में खेती होता है तो उस तरह से खेती हो जाता है। तो इस तरह का भूमि का सही ढंग से यूज नहीं होने के कारण भी हम देखते हैं कि भूमि का निम्नीकरण हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, मृदा अपरदन होता है और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो सरकार को तथा आम जनता को ये सोचना चाहिए, ठीक है, यानी आम जनता यानी अपने निजी ज़मीन को किस तरह से सुनियोजित ढंग से उसका उपयोग करें, तथा सामुदायिक ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन कुछ भी होती है उसको भी यदि आम जनता के लिए कुछ काज करने के मिले तो उसको सही ढंग से सुनियोजित ढंग से उसका उपयोग करें। यही है भूमि संरक्षण का एकमात्र प्रमुख उपाय। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भूमि का उपयोग ही नहीं करें और उसका संरक्षण करें, ऐसा नहीं। बिना भूमि का उपयोग किए हम कुछ नहीं कर सकते। उसका उपयोग करना जरूरी है, परंतु उसका सही उपयोग करना उससे भी जरूरी। तो हम देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए हम क्या क्या प्रमुख उपाय है, उसमें से पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले देखो वन रोपण। हम पहले ही तुम लोगों को जैसे बता दिया कि आज के समय में वृक्षारोपण कितना जरूरी है। पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ कि आज जो हम लोगों का देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। और ख़ासकर ये चीज़ हम लोगों को तब देखने को मिला, सुनने को मिला, जब अप्रैल का लास्ट वीक और मई का फर्स्ट सेकेंड वीक में जिस तरह से ऑक्सीजन का किल्लत यहाँ पर हमारे देश में आई, हमारे राज्यों में आई, कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना जो भी मतलब कोरोना पेशेंट आ रहे थे उसको सभी को ऑक्सीजन की कमी हो रहा था। तो ऐसा हाहाकार मच गया कि ऑक्सीजन कहीं खरीदने से भी नहीं मिल रहा था। तो सोचो
आज हम लोगों को क्या वायु तक खरीदने का नौबत आ गया है। हमें सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हम जी नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे से लेकर सब कुछ एक बैलेंस के तौर पे था। लेकिन आज मानव का पर्यावरण पे जो छेड़छाड़ किया है, दुर्व्यवहार किया है, जिसके कारण आज ये दिन हमें देखना पड़ता है। इसीलिए मेरा ये आग्रह है कि सभी लोग अपने घर के अगल बगल में जहाँ भी ज़मीन हो, जैसे 1-2 पेड़ पौधे अवश्य ही लगाएं, ताकि अपने घर के आसपास का पर्यावरण सही रहे, हमें सही ढंग से ऑक्सीजन मिले। क्योंकि हमारे देश में इतने सारे जनसंख्या है, सभी को 1-1 गो पेड़ लगाएंगे, फिर भी देखो सोचो 1.30 करोड़ लोग हैं, उसमें से कम 30 करोड़ लोग या 1 अरब लोग भी यदि पेड़ पौधे लगाते हैं, हम सभी की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें से यदि 50% भी ज़मीन लगाते हैं, मतलब वो ज़मीन में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो सोचो आज हमारा पर्यावरण कितना संतुलित रहेगा। और उसके कारण हमें इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी हमने कुछ दिन पहले से किया, अभी भी हो रहा है। तुम लोग देखोगे कोई भी बीमार हो रहा है, आदमी को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? ये सब क्योंकि बीमार होने के बाद उसको जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? कारण ही होता है, बीमार के कारण उसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के कारण वो डेथ कर जाता है। इसीलिए इस पर गंभीरता से तुम लोगों को भी सोचना चाहिए, अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को पेड़ पौधे लगाने के बारे में अवश्य बोलिए, ठीक है। इसीलिए निम्नीकरण को रोकने के लिए देखो वनरोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निम्नीकरण में और बहुत सारा होता है, जैसे तुम लोग अभी पढ़े कि मृदा अपरदन, भूस्खलन, ये सभी उस सभी का जड़ कहीं ना कहीं वृक्षारोपण, तो उस सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वृक्षारोपण एकमात्र हो जाएगा, ठीक है, किसी भी माध्यम से। यार नहीं तो यदि हम नहीं लगाएंगे तो उसका सभी का प्रमुख कारण भी वनों की कटाई हो जाएगी। लेकिन निम्नीकरण को रोकने का एकमात्र प्रमुख उपाय क्या है? वन रोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट के द्वारा है कि वृक्षारोपण। फिर हम लोग पर्सनली अपने लिए भी निजी ज़मीन पे लगा सकते हैं। दूसरा, उर्वरक और कीटनाशक रसायनों का नियंत्रण किया जाना चाहिए। आज हम लोग जिस तरह से कृषि कार्य में फर्टिलाइजर का और उर्वरक और कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, जिससे क्या होता है, जो ज़मीन 10 साल तक अच्छी उपजाऊ रहने का है, आज वो 2 साल में अनुपजाऊ हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मिट्टी का जो उपजाऊ क्षमता है, ठीक है, वो समाप्त हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसमें मेरा उपज भी कम हो जा रहा है। तो उस उपज को हम लोग कंटिन्यू रखने के लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण हमारे वर्तमान तो प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं वो ज़मीन में कुछ करने लायक ही नहीं बच जाता है, पूरा का पूरा उपजाऊ खत्म, भूमि निम्नीकरण में आ जाता है। तो इस तरह का से हम जब अपनी ज़मीन को बर्बाद करते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। तो ज़्यादातर कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, गोबर इस सब का कूड़ा कचड़े से बना खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। तो किसका नियंत्रण प्रयोग करना किया जाना चाहिए, किसका नियंत्रण प्रयोग किया जाना चाहिए, कीटनाशक और उर्वरक कम से कम यूज करें, और जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं उसका प्रयोग करें। पहाड़ों की कटाई व खनन कार्यों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहाड़ में जिस तरह से हम लोग पेड़ पौधे की कटाई करते हैं और खनन कार्य जैसे माइनिंग वाला जो भी होता है खान से, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सब के कारण भी क्या होता है, भूस्खलन होता है। जैसे पहाड़ी इलाका में क्या होता है, ब्रिज के हम लोग पेड़ पौधे काट देते हैं, तो वहाँ पहाड़ी इलाका का जो मिट्टी को रूट के द्वारा पकड़ के रखता है, वो काटने के बाद वो रूट मर जाता है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो पहाड़ क्या होता है, भूस्खलन के तौर पे लैंडस्लाइड हो जाता है, फिसल जाता है, और वहाँ पर फिसल जाता है तो वो आप आमने सामने रहने वाले जो भी गांव हो, टाउन हो, उसको क्षति पहुँचती है। खनन कार्य, माइनिंग के कारण भी जमीन का जो बैलेंस बिगड़ जाने के कारण क्या होता है, भूस्खलन होने की खतरा रहती है। इसीलिए सबकी कंट्रोल होनी चाहिए। देखो, पशु द्वारा अतिचारण पर रोक लगाई जाए। जैसे हम लोग आज देखते हैं चरागाह, जिसे घास का मैदान बोलते हैं, जो भी पशुओं के लिए बनाए जाते हैं, उस पर भी एक कंट्रोल होनी चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए पशुचारण के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, औद्योगिक रासायनिक अपशिष्ट को खुली भूमि में विसर्जित करने से पहले उसकी भली भांति उपचार किया जाना चाहिए। तो कोई भी उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचड़े अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग खुली ज़मीन में कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है। इसको जब तक हम लोग उपचार किए बिना
इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, उसके एक विशेष जगह पर ही फेंकें। ऐसा नहीं कि कचरा होगा ही नहीं, कचरा तो होना तय है, लेकिन उसको एक सही जगह पे फेंकना, ये हमें बहुत जरूरी है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करके, ठीक है, जिस क्षेत्र में भूस्खलन होने की खतरा है वहाँ वृक्षों का मेखला बनाई जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ के रहे और चट्टानों को गिरने से रोकें। तो ऐसे क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाए जाना, खासकर चिन्हित करके। भूस्खलन संभावित क्षेत्र में भवन निर्माण नहीं होने देना चाहिए। तो आदमी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जिस क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना होती है वैसे क्षेत्र में क्या किया जाता है, गांव बसाने या भवन निर्माण करने की अनुमति गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चट्टानों को अचानक खिसकने से रोकने के लिए मजबूत ढांचे यानी सुरक्षित दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि चट्टानों का जिस तरह से कभी कभी फिसलता है, तो एक बार ऐसी घटना यदि हो चुकी है तो अगला बार हमें क्या करना चाहिए, हमें तथा सरकार की ओर से ये उपाय करनी चाहिए कि अगली बार ऐसे घटना से बचने के लिए वहाँ पर सुरक्षित दीवार बनाई जा सके, ठीक है। तो इतने सारे भू उपयोग करने तथा भूमि के निम्नीकरण को रोकने के प्रमुख 8 उपाय हम लोग जान चुके, ठीक है। अब देखो, क्या आप जानते हैं यहाँ से कुछ कुछ जो घटना हुआ है उसी के बारे में। देखो, जून 2013, तुम लोग जून 2013 वाला घटना तुम लोग को याद होगा। केदारनाथ में हुआ भूस्खलन, उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण बना। आंकड़ों के अनुसार इस विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ के कारण इतना यानी 5,700 से अधिक लोग मारे गए और लगभग इतना गांव तबाह हो गया। तो कभी कभी अत्यधिक बारिश होने के कारण जो बाढ़ आते हैं जिसके कारण भी भूस्खलन हो जाता है। ये खासकर कब, ये सभी पहाड़ी इलाका में होती है जहाँ पर की जमीन ढलान वाले होती है। अब यहाँ पर देखो, मृदा संसाधन हम देखते हैं, ठीक है। मृदा संसाधन, भूमि के ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। हम जानते हैं जमीन की ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। मृदा पेड़ पौधे के विकास में सहायता करती है। हम ये भी जानते हैं फसल उत्पादन मृदा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो फसल उत्पादन मृदा के क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जहाँ पे मिट्टी जहाँ जितना ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ पर फसल उत्पादन अधिक होती है। मनुष्य एवं जीव जंतु भोजन एवं अन्य सामग्री के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर। हम सब जानते हैं मनुष्य तथा सभी जीव जंतु क्या पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार मानव व जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर करते हैं। अतः मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन। हम जानते हैं हम जितने जीव जंतु तथा मानव किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे पर। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, मृदा पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे पे हम निर्भर करते हैं तो पेड़ पौधे किस पर निर्भर करता है, जमीन पर निर्भर करता है, मृदा पर निर्भर करता है। तो इसको देखते हुए हम जानते हैं कि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा संसाधन के बिना हम जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष उपयोग, हम जानते हैं हम यदि पेड़ पौधे को डायरेक्ट साग सब्जी के रूप में, भोजन के रूप में यूज करते हैं तो मेरा प्रत्यक्ष यूज होगा। और उस साग सब्जी को खाने वाले एनिमल को यदि हम भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग अप्रत्यक्ष यूज होते हैं। जैसे हम लोग खाद्य श्रृंखला में देखे हैं, ठीक है, फूड चेन सिस्टम हम लोग साइंस में पढ़े थे पिछले क्लास, तो उसमें तो हम लोग देख चुके हैं। फूड वेब में भी तुम लोग देख चुके हो, जो एक दूसरे पर सब कोई निर्भर रहते हैं। अब देखो मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण एक लंबी व धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। मृदा का जो बनने की प्रोसेस है, एक निर्माण एक लंबी, बहुत ही लंबी एवं धीमी प्रक्रिया। मृदा की केवल 1 सेंटीमीटर परत बनने के लिए अनेक वर्ष लग जाते हैं। पवन, जल, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने, मानवीय क्रियाओं अथवा अन्य कारणों से प्रभाव से बड़ी बड़ी चट्टानें लगातार टूटती रहती है। यह प्रक्रिया अपक्षयन कहलाती है। तो हम सब जानते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और साथ ही साथ बोला है कि मृदा की 1 सेंटीमीटर परत बनने के लिए अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसमें देखो क्या क्या घटना होती है, पवन, जल, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने, मानवीय क्रियाओं तथा अन्य कारक के प्रभाव से बड़ी बड़ी चट्टानें, किसी भी कारण से जब चट्टानें टूटती रहती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है,
अपक्षयन कहलाती है। अतः मृदा का निर्माण जैविक पदार्थों, खनिज व अपक्षयित चट्टानों से होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे कैसे? जैविक पदार्थों, खनिज व अपक्षयित चट्टानों से होता है। इस प्रकार मृदा चट्टानों, खनिजों व जैविक पदार्थों का एक मिश्रण है। हम सब जानते हैं कि मृदा क्या है, यानी मृदा निर्माण कैसे होता है? मृदा चट्टानों, खनिजों और जैविक पदार्थों का एक मिश्रण है। तो मृदा में ये सभी का मिश्रण होता है। तो ये मृदा निर्माण की प्रोसेस हम लोग आज पढ़ लिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक।